बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, जिन शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं उनमें ख्वाजा अब्दुल समी जो हैं वो चौधरी फवाद हुसैन के बहुत करीबी साथी हैं और फोकल पर्सन हैं फूड अथॉरिटी के, और इसके अलावा 5 रुकनी कमेटी डेवलपमेंट के मेंबर भी हैं। उनके साथ मौजूद हैं मलिक गुलाम मुस्तफ़ा साहब जो मेंबर डेवलपमेंट कमेटी हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं अमन कमेटी के, और उनके साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और समाजी शख्सियत सैयद असद बुखारी साहब जो चेयरमैन प्रेस क्लब भी हैं और मेंबर डेवलपमेंट कमेटी भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं सर आपके? अल्लाह ताला का शुक्र है जी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का मशकूर हूँ कि आप लोग पिंड आदम खान तशरीफ़ लाए हैं हमारा इंटरव्यू करने के लिए। तो इसमें जो आप जो बातें हमसे पूछेंगे इंशाल्लाह, उसके साथ जो पूछेंगे इंशाल्लाह उसका जवाब भी हम आपको बिल्कुल सही तरीके से देंगे। तो आप जो मैडम पूछना चाहती हैं वो आप मेरे से पूछ सकती हैं। किसी किस्म के बारे में पूछ लें, कोई सवाल करना चाहती हैं तो कर लें आप। मलिक साहब, आपके मिजाज कैसे हैं और शाह साहब आप कैसे हैं? जी मैडम साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके GM न्यूज़ चैनल का। हम मशकूर हैं कि आप इस्लामाबाद से एक बैकवर्ड तहसील में तशरीफ़ लाए हैं। मैं पूरी तहसील की तरफ से आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं और मैं आपकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूं। कहाँ डिस्ट्रिक्ट गुजरात, कहाँ डिस्ट्रिक्ट सियालकोट, कहाँ इस्लामाबाद और कहाँ डिस्ट्रिक्ट जेलम, जिसकी तहसील में आप तशरीफ़ लाए हैं। इंशाल्लाह जो हमारी खिदमत जो हम यहाँ लोगों की कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं, या फेडरल मिनिस्टर चौधरी फवाद हुसैन की टीम का जो हम हिस्सा हैं, उसके बारे में हम इंशाल्लाह आपको जो बातें बताएंगे बिल्कुल मनोवान पूरी ईमानदारी से बताएंगे। और तहसील की जो जहाँ पे डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में बताएंगे, जो बाकी है वो भी इंशाल्लाह बताएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी शाह साहब। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हम लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए। ये आपकी बहुत इंतहाई मशकूर हैं हम आपके सिलसिले में। और इंशाल्लाह ताला आप इस इलाके में आई हैं तो आपको यहाँ के हालात के बारे में हम मुकम्मल आगाही देंगे। तो जी बिल्कुल। सबसे पहला हाजा साहब, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि बचपन से लेकर जवानी तक आपका सफ़र कैसा था? क्योंकि बचपन बड़ा चाइल्डहुड वो चीज़ होती है, आप भी मलिक साहब इससे इत्तेफाक करते होंगे, शाह साहब भी इससे इत्तेफाक करेंगे कि हमारी बातें जो होती हैं ना बचपन की वो हमेशा हमारी याद रह जाती हैं। सो इसलिए मैंने आपसे पूछा कि बचपन से जवानी तक का आपका सफ़र कैसा था? अल्हम्दुलिल्लाह, बचपन से लेकर जवानी तक हमारा सफ़र बड़ा अच्छा रहा है जी। तो ख्वाजा फैमिली से हमारा तल्लक है। तो पहले हम जो थे सियासी तौर पे हमारे बुज़ुर्ग भी जो थे वो पीपल पार्टी से कंसल्टेड थे। लेकिन इसके बाद जब से चौधरी फवाद साहब इस फील्ड में आए हैं PTI में, तो हमारा सारा जो ख़ानदान है वो उनके साथ मुंसलिक है। और वैसे भी चौधरी फवाद साहब के साथ मेरे बहुत अच्छे मरासम हैं। सियासत में वो आए हैं तो मेरे भाइयों जैसे हैं। उनके जो भाई हैं फैसल फरीद साहब, उनके साथ भी मेरे बड़े अच्छे मरासम हैं। तो माशाल्लाह चौधरी साहब एक हमारे इलाके के लिए NS-60 के लिए एक उम्मीद की किरण है। तो वो माशाल्लाह बड़े अच्छे तरक्याती काम भी वो करा रहे हैं। यहाँ पर देखें ना, सिर्फ 2 साल हुए हैं हमारे पास, उन्होंने एक तो पासपोर्ट दफ्तर बनवा दिया है, उसके बाद फिर AOBI का दफ्तर भी बनवा दिया है। तो इंशाल्लाह ताला देखें जी, ये जो हमारे इलाके में है ये 70 साल की पसमानगी है। पहले नून लीग वाले थे, जो हमारे पहले नून लीग के MNA थे नवाज़ादा इकबाल मेहदी साहब, वो तकरीबन 6 दफ़ा मेरे ख्याल में MNA रहे हैं और 1 दफ़ा वो सूबाई वज़ीर जंगलात रहे हैं। लेकिन काम बिल्कुल उनके ज़ीरो थे। ठीक है, ये अब जब से ये चौधरी फवाद साहब आया सियासत में तो हमारे लिए बड़ी आसानियाँ पैदा हो गई हैं। मिनिस्ट्री में भी जाएँ तो इंशाल्लाह मुलाकात हो जाती है। माशाल्लाह तकरीबन 1 माह के दौरान हमारी तहसील का वो 1 माह के अंदर अंदर हमारी तहसील का दौरा भी करते हैं। कभी कनवाल आ जाते हैं, कभी PD खान आ जाते हैं, कभी पिन्ननवाल चले जाते हैं, कभी हरनपुर, कभी खिवड़ा। तो माशाल्लाह लोग बड़े खुश हैं जी उन पे जब से चौधरी साहब आए हैं इस फील्ड में। तो लोगों के काम भी हो रहे हैं। तो एक जो सबसे बड़ी चीज़ जो चौधरी साहब में मैंने नोट की है वो ये है कि थाना कचहरी की सियासत वो किसी को नहीं करने देते। बहुत अच्छी बात है। पहले जो हमारे नून लीग के इधर थे MNA साहबान, उन्होंने हर जगह थाना कचहरी में बंदे मुंसलिक किए हुए थे और सिवाय लोगों को लेने देने के अलावा उनका कोई काम नहीं था। अच्छा सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको ऐसा कौन सा मतलब जो है वर्क आपको करना पड़ा कि आपको 5 रुकनी डेवलपमेंट जो है कमेटी बनानी पड़ी? आपने मेरे से ये सवाल किया है ना कि तरक्याती कामों के हवाले से,
इस सिलसिले में मसला ही कुछ इस तरह है कि पहले भी तरक्याती कमेटी बनाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि शहर की तमीर और तरक्की में अच्छा किरदार अदा किया जा सके। चौधरी साहब की तरफ से हमें पहले भी 5 करोड़ रुपए की ग्रांट मिली थी, लेकिन वो मिसमैनेज होगी। लेकिन अब हमारा जो तरीक़ाकार है, हम यही चाहते हैं कि जो मज़ीद हमें 5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं वो शहर की तरक्की पे ख़र्च किए जाएँ, कोई सड़कें बनवाई जाएँ। इसी तरीके से लोगों के यहाँ पे बेसिक जो मसाइल हैं, कोई पानी का मसला है, इसी तरीके सफाई का मसला है, तो इंशाल्लाह वो हल कराएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी मलिक साहब, मेरा आपसे सवाल ये है, चूँकि आप भी 5 रुकनी कमेटी के मेंबर हैं, आप मुझे ये बताइए कि आपकी 5 रुकनी कमेटी के मकासद क्या हैं? मैडम, हमारी 5 रुकनी कमेटी के ये मकासद हैं कि इससे कबल चौधरी साहब ने 5 करोड़ जो दिया था वो मिसमैनेज हुआ। उसके बाद हमने कंप्लेंट की कि चौधरी साहब अगर इसी तरह मिसमैनेज होता रहा तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जो काम हो रहे हैं वो जो है वो कोई मानने को तैयार नहीं है। तो उन्होंने एक तहसील में डेवलपमेंट कमेटी तश्कील दी तरक्याती, उसका हमें हिस्सा बनाया। हम उनका चौधरी फवाद साहब के मशकूर हैं कि जिन्होंने हमें इस काबिल समझा, तो उन्होंने हमें मेंबरशिप दी। तो हम भी अब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शहर की डेवलपमेंट के लिए जो भी काम हो जिसमें इज्तिमाई लोगों को फ़ायदा हो उस काम की तरफ हम जाएं। ये नहीं कि एक बंदे को इंडिविजुअल फ़ायदा हो और उस पर 10-20 लाख लगा के सिर्फ उसको फ़ायदा पहुंचाया जाए। चौधरी साहब का भी यही मकसद है कि जो हम डेवलपमेंट करें उसमें इज्तिमाई लोगों को फ़ायदा हो, जो लोग काम करवाएं वो नज़र भी आए कि ये काम हुआ है, इसमें 150 घरों को फ़ायदा हुआ है, तो उस पर हम ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। इस बॉडी का बनाने का मकसद यही है कि हम इस कमेटी के ज़रिए जो है वो काम जो है अपनी मर्ज़ी से हम जो काम अब होंगे इंशाल्लाह हम ऊपर खड़े होकर करवाएंगे, उसमें कोई करप्शन नहीं होगी। करप्शन से पाक करने के लिए इस कमेटी को तश्कील दिया गया है। हमारी भी यही कोशिश है कि हम भी जो काम करवाएं उसमें एक धेले की भी करप्शन ना हो। बहुत अच्छी बात है। और शाह साहब, आपसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, माशाल्लाह से आप सीनियर सहाफ़ी हैं पीडी हान के, आप मुझे ये बताइए कि सर आपकी क्या राय है, आपका इसमें क्या रोल है? एक तो आप मेंबर हैं इस कमेटी के, आपका क्या रोल है और लोगों में इसकी किस हद तक मकबूलियत है? देखिए, मुकद्दस बात यह है कि पिंड दादुल खान जो है बहुत बैकवर्ड इलाका है। जी जी। हम लोग मुसलसल एफर्ट कर रहे हैं। जब से जो फवाद साहब आए हैं उस वक्त डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको हाईलाइट हम लोगों ने किया है। साफत के हवाले से हमने ये किया कि पिंड दादुल खान तहसील के जो पसमानदा इलाके हैं, जो मुख्तलिफ महरूमियाँ हैं, उनको हम हाईलाइट करें। उसके बाद हम उसकी फिजिबिलिटी भी बना रहे हैं। इससे डेवलपमेंट कमेटी के हवाले से फिजिबिलिटी बनाते हैं और वो फिजिबिलिटी बनाकर हम हायर अथॉरिटीज़ को भेजते हैं कि इस पे इतने फंड्स दरकार है और आप ये काम कराएंगे, ये प्रायोरिटी में काम होने चाहिए। पिंड दादुल खान असल में 70 साल से आप देख लें 7 दहाइयों से पसमानदार है। अगर पिंड दादुल खान की हिस्ट्री देखें तो आपको ये पता चलेगा कि लाहौर और फैसलाबाद पिंड दादुल खान के मकरूज होते थे। एशिया की सबसे बड़ी गल्ला मंडी पिंड दादुल खान में होती थी। और आप ये भी समझ लें कि हम लोगों को मुसलसल मसनूआत की खाम माल फराहम कर रहे हैं। आपको जो सिरेमिक्स का काम हो रहा है, आपकी जो टाइल इंडस्ट्री बन रही है, आपकी जो जिप्सम इंडस्ट्री बन रही है, उसको खाम माल हम मुहैया कर रहे हैं। फिर एशिया की सबसे बड़ा सोडा ऐश कंपनी जो है वो पिंड दादुल खान में मौजूद है, ख्यूड़ा के हमारे शहर में। वो वहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए टैक्स दे रही है, लेकिन हमें गेन कुछ नहीं है। फिर यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री है, क्यों है कि खुदा ताला ने हमें मादनियात से भरे पहाड़ दिए हैं, वहाँ से हमें जो सोना उगल रहे हैं। हमारा मसला ये रहा है कि हमारे वसाइल पर दूसरे काबिज रहे हैं और हमें उसका इंसेंटिव नहीं मिला। चौधरी फवाद साहब ने जब ये नारा लगाया कि मैं पिंड दादुल खान को उसका इंसेंटिव वापस लेकर दूंगा, तो हमें समझ आई कि ये बंदा विजनरी है, ये बंदा काम करने वाला है। हम सब पूरा शहर फिर उस पूरी मारूसी सियासत का हमने खात्मा किया और चौधरी फवाद को लेकर आना पिंड दादुल खान में एक इनकलाब है, क्योंकि यहाँ पर राजगिरी इस हद तक छाई हुई थी कि 70 साल में कोई दूसरा आदमी इलेक्शन नहीं जीत सका। हमेशा नवाबजादा फैमिली के ही लोग इलेक्शन जीतते रहे, या जिसको नवाबजादा ने चाहा वो इलेक्शन जीता है। अब ये पहली दफा पिंड दादुल खान में इनकलाब आया है और ये इनकलाब उस विजन को लेकर आया है जो चौधरी फवाद ने यहाँ के लोगों को दिया है। अब हम उस विजन से क्या फायदा उठाना चाहते हैं, इसमें हमें जाती चक्कर से बचना चाहिए। ग्रुप बंदी से जो तंजीमें तश्कील दी जा रही हैं उससे हम जब तक बच के इकट्ठे नहीं रहेंगे उस वक्त तक हम डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप एक सहाफ़ी होने की हैसियत से, एक समाजी शख्सियत होने की हैसियत से आपने अपने पीडी हान में क्या रोल अदा किया? सर देखें,
मुकद्दस बात यह है कि हम लोग शुरू से जो है ना पिंड दादुल खान से मोहब्बत करने वाले हैं। बिल्कुल मोहब्बत हम इसलिए करते हैं कि ये वो शहर है जिसने हमें छाँव दी है, जिसने हमें यहाँ पर पनाह दी है। हम हमारे वालिदैन जो है इंडिया से माइग्रेटेड हैं, ठीक है। हम जब यहाँ पर आए थे हमारे पास कुछ भी नहीं था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर ने, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के वसाइल ने हमें बहुत कुछ दिया है। तो उसका कर्ज है जो हमने उतारना है। मैंने सन 2001 में एक यहाँ पर एक तंजीम बनाई थी, उसका नाम मुहिबान रखा था, मोहब्बत करने वालों की जमात इस इलाके से। उसके अंदर हमने लोगों को शामिल किया, हमने यहाँ पर शऊर देने की मुहिम शुरू की। वो शऊर क्या था? वो शऊर ये था कि हम इस तसल्लुत से आज़ाद हों जो यहाँ पर राजगिरी का चल रहा है। हम यहाँ पे गुलामी से निकले, हमें अपने हकूक का पता हो, हमें ये पता हो कि हम जानवर नहीं हैं, हमारे राइट्स हैं। उन राइट्स को हमने लोगों को तक पहुँचाया। हमने गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, घर घर पहुँचे और लोगों को विजन दिया कि अपनी आवाज़ उठाओ, अपना हक मांगो, यहाँ के जो वसाइल पे जो लोग काबिज है उससे कब्जा छुड़ाओ। तो ये हमारी उस मुहिम का नतीजा है कि आज उस इनकलाब की किरण चौधरी फवाद की सूरत में सामने आई। माशाल्लाह, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा, आप अमन कमेटी के चेयरमैन है, सॉरी मेंबर है। आप मुझे ये बताइए कि अमन कमेटी के हवाले से आपका क्या रोल है और आपने इस कमेटी में क्या रोल अदा किया? मतलब आपको पता ही है हमारे किसी न किसी मजहबी लेवल पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है होता रहता है, पेचीदगियाँ पैदा होती रहती हैं। इन कॉम्प्लिकेशंस को आपने कैसे ख़त्म किया या आपका कोई रोल है इसमें? जी मैडम, मैं तकरीबन 15 साल से पीस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ तहसील का, और अल्हम्दुलिल्लाह इस यहाँ पे एक वाक़या हुआ था 2010 में अहले तशरीह का और अहले सुन्नत वाल जमात का। उसके बाद इस बॉडी को हमें बढ़ाना पड़ा, और इस पीस कमेटी की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह ये पंजाब की वो फाल कमेटी है जिसकी वजह से 2010 के बाद कोई ऐसा नागवार वाक़या यहाँ पे नहीं हुआ जिसमें किसी मसलक को कोई नुकसान हुआ हो। इस पीस कमेटी का एक मकसद है कि अगर मसलकी तौर पे कोई भी मामला हो तो उसी वक्त इंतज़ामिया में कॉल करती है, अर्जेंट हमारा इजलास तलब किया जाता है, उसमें उस मामले को उसी दिन सॉल्व किया जाता है। मुहर्रम और चिलम के मकासद के लिए ये कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं, और उसके अलावा जो रबी लेवल में ये कमेटियाँ उस मकसद के लिए बनाई गई। इसमें तकरीबन मैं समझता हूँ हर मसलक से 2-2 बंदे लिए गए हैं, हर फ़िका के 2-2 बंदे इस कमेटी में शामिल हैं। वो इसीलिए शामिल किए गए हैं कि यहाँ पे कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो। यहाँ पे कोई अगर कोई मसला बनता भी है तो फौरी तौर पर हम सारे इकट्ठे होकर उस मामले को सॉल्व करते हैं और इंतज़ामिया का साथ देते हैं। ये इस बॉडी का मकसद है। हाजी साहब, आपकी तरफ मेरा क्वेश्चन है कि फूड अथॉरिटी के आप फोकल पर्सन हैं, आपने अपनी पीडी खान तहसील को कितना सरवाइव किया? आपको पता है कि पिछले कुछ महीनों से लगातार जो हैं एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं आवाम को। हर चीज़ में इतनी कॉस्टली है, बिजली महंगी है, हर चीज़ में आप जानते ही हैं, मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं कि विदाउट डिस्कशन हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपके ये जो स्टोर्स हैं जहाँ यूटिलिटी की चीज़ें अवेलेबल हैं, वहाँ आपने क्या चेक किए कि कुछ ऐसे मतलब कुछ करप्शन तो नहीं हो रही आपकी इस मौजूदगी में? सबसे पहले तो मैं चौधरी फवाद साहब का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इस ये ओहदा मुझे दिया है। तो दूसरी बात यह है कि कोई किसी किस्म की वायलेशन भी नहीं है। इधर यूटिलिटी स्टोरों पे हर चीज़ जो है गवर्नमेंट के रेट के मुताबिक जा रही है। फॉर सपोज जो है चीनी 68 रुपये पर केजी जा रही है। इसके अलावा जो आटा है वो 800 रुपये का 20 किलो वाला जा रहा है। घी और हर जो एवरेज चीज़, हर चीज़ जो अपना बेसिक बुनियादी ज़रूरत है लोगों की, वो हर चीज़ अवेल है। किसी किस्म की जो है ना वो नहीं है कि तंगी नहीं है। तो हमारा मकसद भी यही है कि जो हमारा क्योंकि पहले भी मलिक साहब ने आपको बता दिया कि हमारी जो तहसील है वो पसमानदा है, तो हमारी भी यही कोशिश होती है कि कम से कम जो गरीब बंदा है उसको जो है ना दालें, चीनी, घी जो भी है उसकी बुनियादी किचन की जो ज़रूरतें हैं वो उसको सही रेट पर मिले। बहुत अच्छी बात है। सर, आपकी क्या राय है कि बाकी हुकूमतें जैसे कि अभी मतलब ये नवाबजादा ख़ानदान मुसलसल काफ़ी टाइम से NA 67 में वही बन रहे थे, MNA थे उनके फादर, अब अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अब उनके बेटे थे फिर वो बने। आपको क्या लगता है कि फवाद साहब के आने से आपके पीडी खान में क्या चेंज आया? देखिए जी, मैंने पहले भी अब वजाहत किया है कि फवाद साहब के आने से पीडी खान में काफ़ी, सिर्फ पीडी खान में चेंजिंग नहीं आई बल्कि पूरी तहसील में चेंजिंग आ गई है, बल्कि पूरा डिस्ट्रिक्ट भी आप कह सकते हैं। जेलम में भी काफ़ी चेंजिंग आई है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास
माशाल्लाह पासपोर्ट का दफ्तर भी खुल चुका है, उसके बाद EOBI का दफ्तर भी खुल चुका है। और माशाल्लाह अब जो मेन हमारा जो अब सबसे जो ज़्यादा जो आपको मैं पहले बात बता दूं कि नहर का जो प्रोजेक्ट है वो 45 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, वो भी हमारा माशाल्लाह शुरू हो चुका है। तो अपना जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं इमरान खान साहब, उन्होंने इसका बाकायदा इफ्तिताह भी किया है। तो ये जो अगर ये मंसूबा हमारा जो नहर वाला है, मुझे उम्मीद है कि 2022 तक ये मुकम्मल हो जाएगा। और जब ये मुकम्मल होगा तो इंशाअल्लाह ताला इस हमारी तहसील में आप देखेंगी कि अपना ये पसमानगी ख़त्म हो जाएगी और लोग खुशहाली की तरफ गामज़ान हो जाएंगे। तो अब जो हमारी जो बेसिक जो बुनियादी ज़रूरत है, जो लोग अब सिर्फ हमें तकाजा कर रहे हैं, वो सिर्फ एक ही है, वो ये यहाँ पे उन्होंने एक और चीज़ की भी मैं वजाहत करता चलूँ कि उन्होंने यहाँ पे ये बिजली, गैस और पानी ये भी बहुत ज़्यादा काम कराया है इन मंसूबों पर भी। अब जो हमारा एक ही मंसूबा जो है वो सब लोग जो उनके साथ तकाजा कर रहे हैं वो एक ही है कि लीला इंटरचेंज से लेकर ड्यूल सड़क जो है वो जेलम तक उन्होंने वादा किया हुआ है। लेकिन मुझे वो भी यकीन है कि उसका भी टेंडर हो चुका है, मुझे कल ही पता लगा है। तो इंशाल्लाह जब ये काम मुकम्मल हो जाएगा तो हमारा इलाका जो है तरक्की की तरफ गामज़ान हो जाएगा इंशाल्लाह। मलिक साहब, आपकी क्या राय है, जैसे कि मतलब फवाद साहब के बारे में ये बात कर रहे हैं, मिनिस्टर साहब के बारे में आपकी क्या राय है कि मिनिस्टर साहब के आने से आपके इलाके में क्या क्या चेंज है? आपके अपने विजन के मुताबिक आप अपने राय का इजहार करें। जी मैडम, जो फवाद चौधरी के आने से जो है लोगों को एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही थी और उसकी तरफ भी वो भी पूरे गामज़ान हैं। हमारी काफ़ी मुलाकातें हुई हैं और मैंने ये देखा है कि जिस मिनिस्ट्री में चौधरी फवाद साहब बैठे हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग रोज़ाना उनसे काम ले रहे हैं और वहाँ जाकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। उनकी भी कोशिश होती है कि मैं इज्तिमाई ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ। इंडिविजुअल लोग लेके जाते हैं, वो भी उनका कर रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा तवज्जो जो है वो इज्तिमाई कामों पे दे रहे हैं। जिस तरह हमारे एक डिग्री कॉलेज को अपग्रेड किया जा रहा है, टेक्निकल कॉलेज को अपग्रेड किया जा रहा है, हमारे हॉस्पिटल को अपग्रेड किया जा रहा है, हमारे स्कूलों को अपग्रेड, कुछ हो चुके हैं स्कूल, कुछ होने वाले हैं, वो भी जो है ना वो जल्दी हो जाएंगे। फवाद चौधरी के आने से जो है ना वो मैं समझता हूँ कि लोगों को जो उम्मीदें थी उस पर वो पूरा उतर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, डिस्ट्रिक्ट जेलम का नाम असम्बली में हमने मेरी 40 ईयर एज है, उसमें मैंने नहीं सुना था कि कोई MNA या MPA जाकर पिंडदादन खान का सिर्फ नाम ले ले। तो फवाद चौधरी जो है वो हमारी आवाज़ बने हैं ज़िला जेलम की। उन्होंने वहाँ अगर हमारा कोई बच्चा भी शहीद हुआ है तो उसको भी जाकर उन्होंने वहाँ पे जो है डिस्कस किया है, उसको बाकायदा जो है उसके सारा डाटा उसका बताया है, उस बच्चे को शहादत को अप्रिशिएट किया है और उनका जो है हर मौके पे ये कोशिश होती है कि असम्बली का कोई भी सेशन हो उसमें अपने ज़िले की आवाज़ वो बुलंद करते हैं और उनका ये बड़ी एफर्ट है। लोग इनको बड़ा सराह रहे हैं और लोग तनकीद भी होती है, लेकिन मैं समझता हूँ तनकीद बड़ा इसलाह होती है, वो उससे बिल्कुल घबराते नहीं हैं। अब हमारे ज़िले की पोजीशन ये है कि पहली दफ़ा PTI ने क्लीन स्वीप अगर किया है तो वो सिर्फ चौधरी फवाद की तरफ की वजह से किया है। अगर चौधरी फवाद की जगह ये टिकट किसी और को देते तो शायद ये ज़िला क्लीन स्वीप ना होता। अब फवाद चौधरी वो आवाज़ है जो लोगों के दिलों में बस चुके हैं, लोगों की जो उम्मीदें थी उस पर पूरा उतर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि किसी डिस्ट्रिक्ट में इतने काम नहीं हो रहे जितने जिला जिले में हो रहे हैं। और देखें नहर का जो प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। चौधरी साहब कहते हैं कि MNA खड़े होकर कहते हैं फवाद चौधरी को क्या जरूरत है जी, वो तो 45 अरब का प्रोजेक्ट ले गए हैं। मैं समझता हूँ कि ये अगर कोई दूसरा MNA ये बात करता है तो ये हमारी बड़ी कामयाबी है। यही हम चाहते थे कि हमारी आवाज़ जो असेंबलियों में पहुंचे। चौधरी साहब ने ये हमारे साथ वादा किया था कि मैं असेंबली में जब जाऊंगा तो मैं जाके वहाँ जाके यही कहूँगा कि साडा हक हथा रख। वो हक जो है अपना मांग रहे हैं। सही। और जिस जिले में काम हो रहा है मैं समझता हूँ वो सिर्फ जिला जेलम ही है। मंडी में चले जाएं, गुजरात चले जाएं, कोई इतने ज्यादा काम नहीं हो जितने जिला जेलम की इस पसमानदा तहसील में अब हो रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है जिस तरह पासपोर्ट ऑफिस आया है, EOBI का ये बड़ा दरीना मुतालबा था। लोग बेचारे जो ओवर एज हो चुके हैं, 60 अबव हैं, वो बेचारे चकवाल से जाके लेते थे। अब ये हुआ है कि पिंडदादन खान में बाकायदा उनका ऑफिस बन गया है, लोग वहां से फायदा उठा रहे हैं। EOBI का डुअल कैरेज का जो है वो हो चुका है, दिसंबर तक शुरू हो जाएगी। अब जो पैच लगने हैं वो 4 तारीख से 4 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। रोड का भी मसला जो था वो भी हल हो जाएगा। और फवाद चौधरी के आने से मैं मैडम ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि उन्होंने जो आवाज़ बुलंद की है हमें तो बड़ी पसंद आई है। जो काम कर रहे हैं वो बड़ी इज्जत देते हैं और हम जो यहाँ आपके पास लोग बैठे हैं हम उनके घर के बंदे हैं। लोग कहते हैं जी आपका तल्लक PTI से है या चौधरी फवाद से है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम तो उनके घर के बंदे हैं। PTI से हमारा तल्लक है, हम इससे बिल्कुल नाला नहीं है कि हम PTI के नहीं है तो उनके हैं। फवाद चौधरी वो बंदा है जिसने
इमरान खान के कंधे के साथ कंधा मिला के अब भी वो खड़ा है। आप जहां भी देखें, जो भी मीटिंग्स होती हैं, फवाद चौधरी इमरान खान के राइट साइड पे मौजूद होता है। तो यही हमारी कामयाबी है, हम तो बड़े मुतमईन हैं उनसे। शाह साहब, आपकी माशाल्लाह बहुत, मैंने अभी ऑफ द रिकॉर्ड भी बातें आपसे काफ़ी डिस्कस की, तो माशाल्लाह आपकी नॉलेजमेंट काफ़ी ज़्यादा है, इट्स वेरी अप्रिशिएटेड। आप मुझे ये बताइए कि आपकी तहसील में माशाल्लाह जैसे मादनियात से माला माल है ये, आप इसके फ़वाइद भी आवाम से शेयर करें ओवरऑल, और इसके मसाइल भी आवाम को बताएं कि ये मसाइल है और इसका ये सोल्यूशन है, और टैक्स के बारे में भी डिस्कस करें जो आपकी समझ लें डिमांड्स हैं। देखिए मुक़द्दस, आपने एक सवाल में बहुत से सवाल किए हैं, तो मैं इसका आपको तफसील से जवाब दूंगा तो आपको समझ आएगी। पिंड दादन खान जो है एक छोटा सा इलाका नहीं है। पिंड दादन खान तकरीबन 3,50,000 एकड़ पर मुश्तमिल है। इसके अंदर हमारे यहाँ 3 डिवीजन है पिंड दादन खान में। एक इलाका हमारा बंजर है, एक इलाका हमारा इतना जरखेज़ है कि वहाँ पर पूरे एशिया में फी एकड़ आलू की पैदावार सबसे ज़्यादा है। ठीक है, एक तरफ बिल्कुल वीरानी है और एक तरफ बहुत ज़्यादा आबादी है। ज़राअत के हवाले से अगर हम लेते हैं, हमारे मसाइल वहाँ से शुरू होते हैं जब रसूल बैराज बना है। रसूल बैराज बना है, वो दरियाए जेहलम पर बना है और हमें नहर नहीं दी गई। हम उस वक़्त से लेकर आज तक मुसलसल बंजर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से मीठे पानी की गुजरगाह नहीं थी। हमारे पास अल्लाह ताला ने साल्ट माइन दी है, हमारे पास सोडा ऐश कंपनी है, सोडा ऐश कंपनी से हज़ारों लोग इस्तिफादा हासिल करते हैं, साल्ट माइन से हज़ारों लोग इस्तिफादा हासिल करते हैं। लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं कि जब खुले मौसम में बारिशें आती हैं और नमक का पानी पिघलता है तो हमारी ज़मीन के ऊपर एक तह जमा देता है नमक। अब वो ज़राअत के लिए नाकाबिल इस्तेमाल हो जाती है। दूसरा क्या होता है कि ये सोडा ऐश जब कंपनी बनाती है तो उसका जो वेस्टेज पानी है उसके अंदर बहुत से केमिकल्स होते हैं, बहुत जहरीले केमिकल्स होते हैं, वो मुसलसल ज़मीन में जज्ब हो रहे हैं, सीप हो रहे हैं। उसको रोकने के लिए ना इस इदारे ने कुछ किया और ना ही इसको रोकने के लिए किसी और उस हुकूमत ने इसके ऊपर तवज्जो दी है। तो उससे क्या हो रहा है कि ज़मीन का एक रुख का हिस्सा सोडा ऐश कंपनी की वजह से बंजर हो रहा है, दूसरी तरफ साल्ट माइन की वजह से बंजर हो रहा है। अब हमें क्या हो गया है, हमें क्या चाहिए, हम इनसे फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? हम इनसे इंडिविजुअली तो फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन हम इसमें इज्तिमाई तौर पर कोई फ़ायदा हमें नहीं हासिल हो रहा। क्यों? साल्ट माइन जो है वहाँ पर जो काम करते हैं लोग, वो अपनी सैलरी ले रहे हैं, उस नमक से पिंड दादन खान को क्या हासिल हो रहा है जब हमें टैक्स से कुछ नहीं मिल रहा। हम 300 अरब रुपए टैक्स देते हैं, 300 अरब रुपए, और पिंड दादन खान की म्यूनिसिपल कमेटी का बजट 1.5 करोड़ रुपए है। आप मुझे बताइए कि 300 अरब टैक्स देने वाली तहसील का बजट क्या ये होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सेकेंडली, चीफ जस्टिस जब साकिब निसार साहब ने पानी के ऊपर टैरिफ मुकर्रर किया, जो इंडस्ट्री पैसे कमाने के लिए पानी इस्तेमाल करती है, जो पीने के लिए नहीं। सही, बिल्कुल। अगर देखें, सोडा ऐश वेट प्रोडक्ट है, आप जानते हैं, वो पानी के बगैर नहीं बनता। बिल्कुल नहीं बनता। उनको 5 करोड़ लीटर डेली पानी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। पिंड दादन खान में जो आबादी है वो है 5.5 लाख। 5.5 लाख लोगों के मीठे पानी की जरूरत है 1.5 करोड़ लीटर रोजाना, जो आलमी स्टैंडर्ड के मुताबिक। बिल्कुल आलमी स्टैंडर्ड। जबकि आईसीआई सोडा ऐश को अपनी कंपनी चलाने के लिए 5 करोड़ लीटर पानी रोजाना चाहिए। ठीक है, अब इसका मतलब है हमसे 3 गुना पानी सोडा ऐश इस्तेमाल करती है। टैरिफ मुकर्रर हो गए 25 पैसे पर लीटर। हमारे दरिया से वो 3 करोड़ लीटर रोजाना पानी ले रही है, वो बनते हैं 55 लाख रुपए रोज। अब वो इंडस्ट्री पे नहीं कर रही। जब इंडस्ट्री पे नहीं कर रही, उसने स्टे ले लिया है सुप्रीम कोर्ट से जाके। अब हम अदालत से तो नहीं लड़ सकते, हमने केस फाइल किया हुआ है वहां पर। अब ये हो रहा है कि वो अदालत उसका फैसला ही नहीं दे रही। अगर अदालत वो फैसला दे देती है, हमें 55 लाख रुपए डेली पिंड दादन खान से आमदन होनी शुरू हो जाती है, तो हम लोगों के पास महाना 20 करोड़ रुपए आएंगे। सही। जो अभी हमें महाना 1.5 करोड़ मिल रहा है। सिर्फ एक इंडस्ट्री की मैं बात बता रहा हूँ। अभी डंडोर सीमेंट भी हमारा पानी इस्तेमाल करती है, गरीबा सीमेंट भी पानी इस्तेमाल करती है, उसके अलावा छोटी इंडस्ट्री भी पानी इस्तेमाल करती है। हम सिर्फ पानी की मद में 1 करोड़ रुपए रोजाना कमा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली कह लें या हमारे सियासतदानों की बेहिसी कह लें कि इस पर वो काम नहीं हुआ। चौधरी फवाद साहब इसके ऊपर काम कर रहे हैं माशाल्लाह। उन्होंने ये कहा है कि मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह ये आपको पैसे रिकवर करा के दूंगा। जब ये पैसे आ जाएंगे, हमें हुकूमत से इमदाद की जरूरत नहीं रहेगी। तीसरा ये है हमारे पास कि अब ये पहाड़ है मादनियात के भरे हुए, हमारा ये असासा है, हमारी ज़राअत को इससे मुतासर हो रही है, तो हमें इससे कुछ गेन होना चाहिए। बिल्कुल। अब यहाँ पर हमारी जो सड़कें हैं वो इनके हैवी लोडर इस्तेमाल करते हैं, ये पहाड़ के पत्थर के लिए, जिप्सम के लिए, कोयले के लिए, नमक के लिए, सोडा ऐश के लिए। रोज़ाना यहाँ से 1000 से 1500 तक ट्रक जाते हैं और 1500-1000 के करीब आते हैं। अब वो फुल हैवी लोडेड होते हैं।
उनको वेट भी कंट्रोल नहीं होता। जिस कैपेसिटी 20 टन की है वो 40 टन लाद के जा रहा है, उससे क्या हो रहा है, हमारी सड़कों का नुकसान हो रहा है, हमारी सड़कें बर्बाद हो गई है। उसके नतीजे में इंडस्ट्रियाँ जितनी है कोई टैक्स पे नहीं करती, वो फ्री में ही सड़कें इस्तेमाल कर रही हैं, वो एनवायरनमेंट हमारी फ्री में इस्तेमाल कर रही है। अमोनिया गैस 1.5 टन रोजाना जलाती है आईसीआई। अमोनिया गैस की हवा हमारे इलाके में फैलती है तो हमें दमा होता है, हम बीमार होते हैं। इस तरह जो सीमेंट फैक्ट्री हैं उनका जो मिट्टी का धुआं उड़ता है वो भी हमें प्रॉब्लम्स पैदा कर रहा है, क्रिएट बीमारियां पैदा कर रहा है। उसका सलूशन इन इदारों को देना चाहिए। ये इदारे उसके बदले में हमें सहूलतें दें। यहाँ के स्कूलों को वो ले लें, यहाँ पानी की स्कीमें वो बना दें, देखिए ना 3 करोड़ लीटर अगर पानी वो अपने लिए इस्तेमाल कर सकते तो 1 करोड़ लीटर हमें दे देना। बिल्कुल ऐसे ही। उनके पास मशीनरी तो लगी हुई है, बोर तो उन्होंने कराए हुए हैं, तो उनका काम ये है अगर वो पैसे नहीं दे रहे तो 1 करोड़ लीटर पानी तहसील पिंडा खान में तकसीम कर दें। तो उससे ये होगा हमारे पीने के पानी की कमी तो दूर हो जाएगी, दूसरे बल्दिया के ऊपर से, म्यूनिसिपल कमेटी के ऊपर से दबाव हट जाएगा। तीसरा, जो इंडस्ट्री सड़क इस्तेमाल करती है क्या उसको 50% पे नहीं करना चाहिए सड़क को बनाने के लिए? बिल्कुल या उसको पैचेस नहीं लगा देने चाहिए? करना चाहिए। और अभी आपके साथ मैंने सियालकोट डिस्कस किया कि वहाँ के जितने भी बिजनेसमैन हैं उन्होंने खुद अपनी मदद आपके साथ अपने जितने भी मसाइल थे उनका हल किया। इसका हल क्यों नहीं निकल रहा? इसलिए नहीं निकल रहा, इस इंडस्ट्रियल की लिस्ट की गर्दन पकड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। इनकी गर्दन पकड़े। मैं ये कहता हूँ कि आज हम पानी की सप्लाई बंद कर दें, आईसीआई सोडैश बंद हो जाएगी, गरीबाबाद सीमेंट फैक्ट्री बंद हो जाएगी, डंडोट फैक्ट्री बंद हो जाएगी, लेकिन उससे हमारा क्या नुकसान होगा? हमारे लोग बेरोजगार होंगे। हम चाहते हैं कि उनका रोजगार लगे, ये उस पानी से आमदन कमाए और उस पानी का टैक्स हमें दें। यही इसका हल है फिलहाल। उसके अलावा हमारे पास ज़राअत है। हम ज़राअत की तरफ से, हमारे पास क्या होता है, जब यहाँ की मंडियाँ, यहाँ की लोकल पैदावार आती है तो हमारा रेट खत्म हो जाता है, हमारा ज़मींदार मर जाता है। जब बाहर से चीज़ आती है तो महंगी बिकती है। सही। अब इसको भी गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए। जब तक हमारे ज़मींदार को रिलीफ नहीं मिलेगा, उसको सस्ती बिजली नहीं मिलेगी, उसको सस्ता पानी नहीं मिलेगा, तो वो कैसे सस्ती सब्जी हमें देगा, कैसे वो सस्ती पैदावार हमें देगा? इन चीज़ों के ऊपर हमें ग्राउंड से काम करने की ज़रूरत है। लोग जो है ना चौधरी फवाद को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो किस चीज़ पर? गली नाली पर। गली नाली बनाना किसी MNA या मिनिस्टर का काम नहीं है, ये म्यूनिसिपैलिटी का काम है। ये म्यूनिसिपल कमेटी ने काम करने हैं। हमें चौधरी फवाद से उसके लेवल के काम लेने हैं और वो अपने लेवल के काम कर रहा है। बिल्कुल। अब जब ये नहर आएगी तो हमारा इलाका जो बंजर पड़ा है वो भी बेहतर हो जाएगा, जो इस इंडस्ट्री की वजह से हमारी जमीन बर्बाद हो रही है वो भी बेहतर हो जाएगी। तो हम ये समझते हैं कि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आया है चौधरी फवाद, ठीक है। इस प्रोजेक्ट से पिंडादुल खान की मैशत तब्दील हो जाएगी। और दूसरी जो छोटे छोटे गलियों नालियों के काम है ना, ये म्यूनिसिपल के काम है, ये मिनिस्टर के काम नहीं है। ये म्यूनिसिपल को मिनिस्टर दबाव तो डाल सकता है, लेकिन काम इन्होंने करना है। अगर ये काम नहीं करते तो हमें इनका एहतसाब करना चाहिए। गलत मैं करूं, बुरा मलिक साहब को कहें या खालिद साहब को कहें, तो ये तो बात ठीक नहीं है। चौधरी फवाद से उसके लेवल के हम काम लेंगे तो इंशाल्लाह ताला डेवलपमेंट हो। बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की है। अच्छा सर, हाजी साहब मेरा आपसे सवाल ये है कि आपकी म्यूनिसिपल कमेटी जो है आपके शहर की या आपकी तहसील की, आप मुझे ये बताइए कि वहाँ सैनिटेशन का कोई सीवरेज का कोई सिस्टम नहीं है, उसके बारे में आपकी क्या राय है कि ये किसका जो है मतलब फॉल्ट है, किसने इसके ऊपर बाकायदा तौर पर वर्क नहीं किया? हाँ जी, ये जो आप मैडम मेरे से सवाल पूछी है इसका जवाब भी मैं आपको दे देता हूँ। ये जो हमारे इधर MPA हैं नून लीग के थे चौधरी नज़र साहब, उन्होंने ये चौधरी नज़र गोंदल साहब उनका नाम है, उन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू कराया था। तो ये भी उन्हीं की वजह से जो है ना ख़राब भी हुआ है, क्योंकि जो मेन इसमें पाइप डाले जाने थे उनका साइज जो जहाँ पे पाइप जो 10 इंच का डाला जाना था वो 5 इंच का डाला गया, तो इस वजह से ना ये सही कोई काम नहीं कर सके, तो ये जो है ना ख़राब हो गया सिलसिला हमारा। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, आप तीनों से मेरा एक मुश्तरका क्वेश्चन है, मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपकी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी अचीवमेंट है जिसको आप ये कहेंगे कि ये प्राउडेस्ट अचीवमेंट है, उससे आपको फ़ख्र महसूस हो कि ये अचीवमेंट ऐसी है जो हमें रूहानी सुकून मिलता है? मतलब एक इंसान, हर इंसान की ज़िंदगी की अचीवमेंट होती है और इंसान सोचता है कि ये मेरी अचीवमेंट बड़ी स्पेसिफिक है। कुछ अचीवमेंट ऐसी होती हैं कि इंसान सोचता है कि ये प्राउडेस्ट है और इससे हमें रूहानी सुकून मिलता है। हाजा सबसे पहले आप इसके बारे में मुझे बताइए। नहीं मैडम, मैं ज़रा आपका सवाल नहीं समझा, काइंडली दोबारा। सर, मेरे कहने का मकसद ये है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी हासिलात होती हैं, हम कुछ ऐसी हासिल चीज़ें करते हैं जिसके लिए हमें फ़ख्र महसूस होता है कि हमने ये चीज़ हासिल कर ली है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हमें रूहानी सुकून मिलता है, हमें अल्लाह पाक की तरफ से एक स्पेशल सुकून मिलता है। कोई ऐसा वर्क, कोई ऐसा काम आपने अपनी ज़िंदगी में किया हो?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा अच्छा आपने सवाल मेरे साथ किया है मैडम। तो मैं अपने तौर पर यही कहूँगा कि मुझे ये जो कुछ भी मिला है ये अपनी माँ बाप की दुआओं की वजह से मिला है। तो जो मेरे वालिद साहब 42 ईयर की एज में फौत हो गए थे, तो हमारी जो पोजीशन आती थी वो हैंड टू माउथ थी। अल्लाह ताला के फजल करम से, अल्लाह ताला की करम नवाजी से, फिर माँ की दुआओं की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे इस स्टेज पर पहुँचा दिया है कि आज हमारे पास अल्लाह ताला की नेमतों में से हर चीज़ नेमत मेरे घर में मौजूद है। जी जी सब आपके कुछ स्पेसिफिक अचीवमेंट से आपको स्पिरिचुअली पीस फील होता हो? मेरा मैडम तल्लक जो है एक मजहबी घराने से है। जी जी। मेरे ख़ानदान में तकरीबन 70% लोग हाफ़िज़ कुरान है माशाल्लाह। मेरा जो बेटा है वो भी हाफ़िज़ कुरान है, मेरी वाइफ जो है वो भी हाफ़िज़ कुरान है। तो हमारी शुरू से ये तरबियत रही है कि हम लोगों की खिदमत करें। तो जो खिदमत में मुझे सुकून हासिल होता है ना, जी जी। मैं समझता हूँ मैं लाइफ में मेरी बड़ी अच्छी लाइफ गुजरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह शहर में तहसील में जो लोगों की खिदमत का मज़ा है ना, वो किसी और चीज़ में नहीं है। नींद भी सुकून से आती है। किसी का अगर काम, किसी गरीब की जब मदद करते हैं, जिस कोरोना जैसे हालात जो जब पैदा हुए हैं, तो हमने बड़ी कोशिश से लोगों के घरों तक राशन भी पहुंचाया है, उनकी माली इमदाद भी की है। मुखय्यर हज़रात ने ये कि हम काम हमारे साथ मिल के किया है, लेकिन जो हमारी रूह को तस्कीन पहुंचा है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वो एक शेर है कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बनी पर। तो ये अल्लाह की मेहरबानी है। हमें इस पे फ़ख्र है कि अल्लाह की ज़ात ने हमें इस तहसील में चुना है, इस शहर में चुना है। हमें सिर्फ और सिर्फ फ़ख्र है तो अल्लाह की ज़ात पे। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी शाह साहब, आपकी क्या राय है? आप बताइए जी, आपकी कौन सी ऐसी अचीवमेंट है? देखिए जी, हर टॉपिक पे, हर चीज़ पर डिस्कस होना चाहिए। पहले हम सियासी मैटर्स पे डिस्कस कर रहे थे, फिर डेवलपमेंट पे हमने डिस्कस किया, फिर हमने मैटर्स ऐसे डिस्कस किए कि हमारे ये प्रॉब्लम्स हैं, ये इश्यूज़ हैं, इनका ये सोल्यूशन होना चाहिए। तो आप बताइए जी, आपको कौन सी? थोड़ी सी डिफरेंट फीलिंग। जी जी, श्योर, व्हाई नॉट, यू शुड कैरी ऑन। मैंने 2001 में ना एक तंजीम की बुनियाद रखी थी, उसका नाम था मुहिबान। मैं उसका अकेला ही मेंबर था। सही। बल्कि जब मैंने उसको पहले लॉन्च किया तो मेरे घर वाले भी मेरे साथ नहीं थे। अच्छा। मेरे भाई, मैंने पोस्टर बनवाए और उसको मैंने कहा कि ये लगाते हैं शहर में अवेयरनेस के लिए, तो मेरे भतीजे भी भाग गए। मेरे भाइयों ने कहा ये नहीं जा सकता, कोई भी तुम करोगे जो करना है, हम नहीं इसको करते। तो मैंने उसको एक चैलेंज के तौर पर लिया। और फिर वो वक्त आया कि मेरी तंजीम के मेंबर्स में जनरल शफकात भी शामिल हुए, मुनीर बुखारी साहब भी शामिल हुए, राजा अरशद साहब चेयरमैन पीटीवी हैं, वो भी शामिल हुए मेरी तंजीम में। और मैं उस तंजीम का अब तक प्रेसिडेंट हूँ और वो इसके मेंबर्स हैं। ये मेरी अचीवमेंट थी कि फिर मैंने इस वक्त रोड के ऊपर एक पिंड दादन खान की हिस्ट्री का पहला प्रोग्राम किया, ज़िला बनाओ पिंड दादन खान। और उसमें आप हैरान होंगी कि इस साइड पे अगर मर्द कसीर तादाद में, तो इस साइड में ख़वातीन भी कसीर तादाद में थी। और वो पिंड दादन खान की हिस्ट्री का पहला जलसा था जिसमें मर्द और ख़वातीन इकट्ठे आए और उन्होंने एक आवाज़ होकर कहा कि हमें पिंड दादन खान को ज़िला बनाना है। दूसरा, उस प्रोग्राम की ये खासियत थी कि हर तंजीम, हर पार्टी के लोग, यानी कि हमारा तहसील नाज़म चौधरी आबिद जुताना था तो वो भी वहाँ थे, साबिक तहसील नाज़म दूसरी मुखालिफ पार्टी के राजा शहजाद थे वो भी वहाँ थे, चौधरी नज़र गोंदल MPA थे वो भी वहाँ थे, उनके मुखालिफ राजा शम्स हैदर थे तो वो भी वहाँ थे। और उसमें इसके अलावा जितनी अपोजिशन थी और जितनी हुकूमत थी, उस सब पार्टियों के लोग वहाँ आए थे। उसको मैं सदारत कर रहा था उसकी, और वो सब बैठे हुए थे। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने वो अचीव किया प्रोग्राम, और आज तक अगर ऐवान में गूंजती है, अगर आज नारा लगता है ऐवान में कि हमने पिंड दादन खान को ज़िला बनाना है, तो मुझे लगता है कि पीछे मेरी आवाज़, मेरी कोशिश, मेरी अचीवमेंट है। फैंटास्टिक। तो ये मेरी उसमें जो है रही है, ये मैं समझता हूँ मेरे लिए फ़ख्र की बात है। अगर कभी पिंड दादन खान ज़िला बनता है तो मैं समझूंगा कि मेरी भी छोटी सी काविश इसमें मौजूद है, इसके लिए मैंने आवाज़ उठाई, इसके लिए मैंने डाटा इकट्ठा किया, मैंने पिंड दादन खान की एक एक गली नापी, पिंड दादन खान का एक एक गाँव देखा, एक एक मैंने उसका जो है ज़र्रे का जायज़ा लिया। मैंने देखा कि कहाँ तक कितने एकड़ बंजर है, कितने एकड़ ज़र्री है, कितने एकड़ दरिया में है, कितनी इंडस्ट्री है, कितने हमारे पास पत्थर मौजूद हैं, कितने हमारे पास कोयला मौजूद है, कितनी हमारे पास कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, पानी के ज़राए कौन से हैं, हमारे मसाइल क्या हैं, हमारे वसाइल क्या हैं। इसके ऊपर मैंने पूरी स्टडी किया। तो तब जाके मैंने डिसीजन किया कि इसको डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए इसका डिस्ट्रिक्ट? जब हमारी आमदन जहलम से ज़्यादा है, सही, जब हमारा रास्ता जहलम से दूर है, सही, जब हमारी अप्रोच वो नहीं है, बिल्कुल। जब हमारे पास रकबा पूरा है, जब हमारे पास आबादी पूरी है, और जब आपको बता दूं कि चकवाल भी पिंड दादन खान में शामिल था।
कलर कहार भी पिंड दादर खान में शामिल था, चौहा सदर शाह भी पिंड दादर खान में शामिल था। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली तहसील है पिंड दादर खान जिसको तोड़ा गया है, वरना इससे पहले जिले टूटते रहे हैं। हाँ, तहसील कोई नहीं टूटी, तहसील को जिला बनाया गया। ये वो तहसील बदकिस्मत है जिसको तोड़ा गया है, जिसका कलर कहार छीना गया है, जिसका चौहा सैदन शाह छीना गया है, जिसका कटास छीना गया है। हमारी तारीख हमसे छीनी गई है, हमारी हिस्ट्री हमसे छीनी गई है, हमारे वसाइल हमसे छीने गए हैं, हमारा पानी हमसे छीना गया है, हमारे मादनियात हमसे छीने गए हैं, हमारे चश्मे हमसे छीने गए हैं। ये चीज़ थी जो मेरे अंदर जो है ना एक पिन चुभती थी कि ये हमारी सारी चीज़ें हमसे क्यों छीनी गई हैं। राजा अफसर खान हमारा कातिल है, इस तहसील का कातिल है। वो जनरल जिलानी इस तहसील का कातिल है जिसने उसको प्रूव किया कि हमारी तहसील को काटा। हम समझते हैं कि अगर हमारी हुकूमत वक्त हमें हक देना चाहे, हमारी इंडस्ट्री को खून देना चाहे, तो हमारे इलाके हमें वापस दिलाए। पिंडा खान ज़िला बनेगा, पिंडा खान डेवलपमेंट होगी, पिंडा खान आगे बढ़ेगा, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। यही मेरा मंशूर है, यही मैं एम लेकर चला था और आज मुझे लगता है कि मैं अपनी मंजिल के करीब पहुँचता जा रहा हूँ। चौधरी फवाद की आवाज़ ऐवान में गूंज रही है कि पिंडा खान को उसके हक दो। तो हम उस हक के लिए जब लड़े थे और आज हमें उस हक का समर मिलने की उम्मीद लग गई है। ये उम्मीद जो होती है ना, ये बहुत ताकतवर चीज़ होती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और अल्लाह पाक का भी फरमान है कि अगर आप एक पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म अपने माइंड में रखते हैं और उसे मुसलसल सोचते हैं तो अल्लाह पाक की तरफ से अल्लाह पाक उसमें मदद देते हैं, क्योंकि आपका विजन इस हर चीज़ में शुमार होती है आपकी नीयत। तो नीयत अगर साफ़ हो तो अल्लाह पाक मदद करते हैं। और मेरी दुआएं जनाब आपके साथ हैं। आप माशाल्लाह से बहुत अच्छे से आपने डिस्कस किया। और लास्ट में आप तीनों शख्सियात के साथ मैं एक ही मैसेज बात करूंगी कि बल्दियाती इलेक्शन में आप लोगों में से कौन कंटेस्ट करेगा इलेक्शन, या कौन चाहता है कि आवाम की खिदमत के लिए सियासत को चूज़ किया जाए? देखें जी मैडम, ये हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं कोई ना कोई इलेक्शन में हिस्सा लूँ। तो इंशाल्लाह मेरी भी कोशिश है कि ये मैं कोशिश करूँगा कि सिटी चेयरमैन के लिए ना अपना नाम पेश करूँ। तो ये अब देखते हैं कि जो हमारी हाई कमान है वो क्या फ़ैसला करती है। तो इंशाल्लाह खुद फिर दोस्तों के साथ भी मिल बैठ के इंशाल्लाह फ़ैसला करेंगे। माशाल्लाह। जी मलिक साहब, आप सियासत की बात करें तो ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। तो हम चूँकि मरकज़ में बैठे हुए हैं तो हमारी जो टीम है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से जितने फवाद चौधरी के ग्रुप्स हैं पूरी तहसील पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे अगर मजबूत ग्रुप है तो वो उनका पिंड दादर खान में है। हम सारे उनके वर्कर हैं, चाहे वो ख्वाजा साहब को ले आएँ, चाहे वो असद बुखारी को ले आएँ, चाहे वो मेजर फैज़ को ले आएँ, जिस बंदे को ले आएंगे हम सारे वर्कर उनका भरपूर साथ देंगे। और इंशाल्लाह मैं बड़े दावा तो नहीं करता, जो वर्क हो रहे हैं जो फवाद साहब कर रहे हैं उसकी वजह से इंशाल्लाह वन साइडेड मुकाबला यहाँ होगा और पीटीआई भारी अक्सरियत से जीतेगी इंशाल्लाह। जी असद बुखारी साहब, आप? मैं ये समझता हूँ कि जो ये इलेक्शन आ रहे हैं बल्दियाती, उसमें हमें वो डिसीजन लेना चाहिए जो हमारी क़यादत है। सही, मेरा बिल्कुल क्या सर आपका अपना जो है मतलब एक चीज होती है, अपना खुद का एम होता है ना कि मतलब मैं ये करूँगा या ये मेरा डिसीजन है। डिसीजन क्या होता है? डिसीजन ये मैंने डिसीजन लिया है कि जी मैंने MNA बनना है। मैं एक बात कर रहा हूँ आपसे, मैंने डिसीजन लिया कि मैंने MNA बनना है। मैं कैसे बनूंगा अगर मेरा साथी नहीं है, मेरी पार्टी नहीं चाहती, मेरे दोस्त नहीं चाहते, मेरा इलाका नहीं चाहता, तो मैं नहीं बन। मैंने अगर चेयरमैन का इलेक्शन लड़ना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि मेरे दोस्त मेरे साथ हों। हाई साहब ने इलेक्शन लड़ना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि इनके दोस्त इनके साथ हो। मलिक साहब ने लड़ना। अब क्या होगा कि ये डिसीजन लेंगे चौधरी फवाद कि किस बंदे की पोजीशन पिंड दादर खान में ज़्यादा है, और हमारा वही फैसला होना चाहिए जो हमारे रहनुमा का है। अगर वो समझते हैं कि ख्वाजा साहब इसके अहल हैं, एलिजिबल है, तो हमें अपनी जान तन मन धन इनके लिए लगा देना चाहिए कि हमें इनको जितवाना है, क्योंकि ये हमारे कायद का फैसला है कि जो ख्वाजा शमी साहब को हमने इलेक्शन लड़ाना है। और अगर उनका फैसला इनके अपोजिट है तो हमें तब, लेकिन अगर मैं अपनी पार्टी से लायल हूँ, अगर मैं अपने लीडर से लायल हूँ, तो मुझे अपनी पसंद को साइड पे रखते हुए उस फैसले को मानना होगा और उसके लिए चलना पड़ेगा। तो ये मेरा तो यही ख्याल है कि ये वक्त अभी बताएगा कि क्या फैसला होगा और हमारी लीडरशिप इसका फैसला करेगी कि किसको इलेक्शन लड़ना है, कौन इसका अहल है कौन नहीं है। हम मुकम्मल तौर पे अपनी लीडरशिप के फैसले के साथ नथी। बिल्कुल ठीक है जी। तो नाज़रीन इकराम, आप लोगों ने इन तीनों शख्सियात की गुफ्तगू सुनी और ख्वाजा अब्दुल समी जो हैं उनका जो कहना था कि डेवलपमेंट में जितना पॉजिटिव रोल होगा वो अपनी ज़िंदगी में अदा करेंगे ताकि उनके आने से कुछ चेंज नज़र आए। इसी तरह मलिक साहब का जैसे था कि मतलब वो अपनी राय देते हुए उन्होंने कहा कि मुझे 15 साल में अमन कमेटी में जो एक दफ़ा प्रॉब्लम हुआ दोबारा से नहीं हुआ, तो मैं समझती हूँ इट्स वेरी अप्रिशिएटेड। इसके साथ ही असद बुखारी साहब ने जिस तरह से पीडी खान के मसाइल को उजागर किया तो मुझे बहुत अफसोस हुआ इन बातों को सुनकर। अज़राए करम, प्लीज़ मेरी अफसराने बाला से भी ये रिक्वेस्ट है
कि जो पीढ़ी हान के राइट्स हैं वो इनको दिए जाएं, ताकि इन लोगों का पूरा हक है जीने का, इन लोगों का पूरा हक है पानी लेने का। यहाँ का पानी सोडा ऐश में इस्तेमाल हो या बाकी कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल हो, तो इनको ना दिया जाए, ये बहुत अजीब बात है। इसके लिए वाकई दिल से दुख हुआ। और जो काविशें हैं चौधरी फवाद हुसैन की, वो काबिल तारीफ़ है और बहुत ज़्यादा मैं हराज तहसीन पेश करती हूँ उनको। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।